आज हम कक्षा 11 में जो पाठ सेकंड है लेखन कला और शहरी जीवन, उसी का अध्ययन बिंदु है लेखन प्रणाली, जो कि आपकी पुस्तक की पृष्ठ संख्या 34 यानी 34, 35 और 36 पर ये सारा कुछ दिया गया है। उसको हम समझेंगे। हम मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली को समझेंगे। इससे पहले हमने मेसोपोटामिया की क्यूनिफॉर्म या किलाक्षर लिपि को जाना है कि किलाक्षर लिपि कैसी हुआ करती थी। अब लेखन यानी लिखने के तरीके हैं मेसोपोटामिया में कैसे हुआ करते थे, उसको हम इस पैराग्राफ के माध्यम से समझेंगे। देखिए कि जिस ध्वनि के लिए किलाक्षर या किलाकार चिन्ह का प्रयोग किया जाता था वह एक अकेला व्यंजन या स्वर नहीं होता था। यानी जो मेसोपोटामिया की जो किलाक्षर लिपि है उसके अंदर आजकल जो वर्तमान में अंग्रेजी वर्णमाला में एम या ए या जो सिंगल नंबर चलते हैं 1 जो है या एक नंबर जो एक अक्षर जो आता है वो उस तरह के अक्षर या वर्णमाला के अक्षर उस समय वहाँ पे नहीं हुआ करते थे, बल्कि लेकिन अक्षर होते थे। यानी अक्षर होते थे लेकिन वो झुंड में लिखा करते थे, यानी ग्रुप में जैसे लिखते थे। जैसे अंग्रेजी में PUT या LA या IN, यानी वो दो तीन शब्द जो है अक्षर है वो साथ में लिखा करते थे मेसोपोटामिया के निवासी। इस प्रकार मेसोपोटामिया की लिपिक को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे। यानी लिपिक यानी जो इसका पट्टिकाएं जो तैयार करता था और उसे पट्टिकाओं में अपनी बात को रखने के लिए अनेक प्रकार के विभिन्न चिन्हों को उसे सीखना पड़ता था, और फिर उसे जो है मिट्टी की गीली पट्टिकाएं होती थी उसके ऊपर उसे सूखने से पहले उसको लिखना होता था। लेखन कार्य के लिए बड़ी कुशलता की आवश्यकता होती थी। अब ये जो लिपिक का कार्य है या जो पट्टिकाएं बनाने का कार्य है वो हर कोई नहीं करता था, क्योंकि जो है इस पे जो लेखन कार्य होता था वो बड़ी ही कुशल लिपिकों के द्वारा होता था। यानी जो उसमें होशियार होते थे, पारंगत होते थे, साथ में ही उनको जो है लेखन का ज्ञान होता था, वो ही इस कार्य को करने का कार्य करते थे। इसलिए लिखने का काम अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। यानी मेसोपोटामिया के अंदर जो लिखने वाले जो लिपिक हुआ करते थे उनको विशेष दर्जा भी प्राप्त था और उनका जो कार्य है वो भी महत्वपूर्ण दृष्टि से देखा जाता था। इस प्रकार किसी भाषा विशेष की ध्वनियों को एक दृश्य रूप में प्रस्तुत करना एक महान बौद्धिक उपलब्धि माना जाता था। यानी कि जो बोला जाता था उसे उसी प्रकार से लिखना उस समय की जो है एक तरह से महान उपलब्धि है वो समझी जाती थी। साक्षरता अब हमारा दूसरा बिंदु है। इसके अंदर साक्षरता क्या है। मेसोपोटामिया के बहुत कम लोग पढ़ लिख सकते थे। यानी साक्षरता का माहौल कैसा था, वहाँ किस तरह की पढ़ाई है वो चलती थी, तो बहुत कम लोग पढ़ लिख सकते थे। न केवल प्रतीकों या चिन्हों की संख्या सैकड़ों में थी, वहाँ पे विभिन्न प्रकार की जो लेखन के प्रतीक या चिन्ह हैं वो हुआ करते थे, बल्कि ये कहीं अधिक पेचीदा थे। पेचीदा अर्थात कठिन थे, जिसे आसानी से लिखा पढ़ा नहीं जा सकता था। किलाक्षर लिपि जो थी वहाँ की, ये हमारी पुस्तक की पृष्ठ संख्या नंबर 33 के ऊपर भी दिए गए हैं। अगर राजा स्वयं पढ़ सकता था तो वह ये चाहता था कि प्रशस्तिपूर्ण अभिलेखों में उस तथ्यों का उल्लेख अवश्य किया जाए। यानी राजा पढ़ा लिखा होता था, वो ये चाहता था उसकी प्रशंसा में उन चीज़ों को, उन बातों को है वो लिखा जाए, और अधिकतर लिखावट बोलने के तरीकों को दर्शाती थी। बोलने के तरीके यानी जैसा बोला जाता था उसी तरीके से उसको लिखने का प्रयास है वो किया जाता था। एक अधिकारी द्वारा राजा को लिखा गया पत्र उसे पढ़कर सुनाया जाता था। यानी जो पत्र है वो राजा पढ़ा लिखा नहीं होता था, या जो भी राजा के सामने जो बात रखी जाती थी, पत्र को सुनाया किस प्रकार जाता था, उसमें किस प्रकार से पत्र को लिखा गया था उसका वर्णन है इसमें। इसलिए उसकी शुरुआत इस तरह की जाती थी, जैसे उस पत्र की शुरुआत में जैसे मेरे अमुक मालिक को, अमुक यानी कि जैसे राजा का नाम हो सकता है यहाँ पर, अमुक यानी जो है विशेष संबोधन है यहाँ पर कि मेरे अमुक मालिक को उनका अमुक सेवक यानी वो अपना नाम लिखेगा,
तो अमुक सेवक निवेदन करता है, यानी जो हो सकता है पढ़ने वाला भी हो सकता है यहाँ पर, या फिर जो इस पत्र के अंदर जिसके द्वारा पत्र व्यवहार किया जाता था उसका नाम इसमें लिखा होगा कि मुझे सौंपे गए काम को मैंने पूरा कर दिया है। अर्थात इस प्रकार से वो अपना बात है या अपना पत्र है वो पढ़कर सुनाता था। सृष्टि के बारे में लिखे गए एक लंबे पौराणिक काव्य के अंत में ये लिखा गया है। एक काव्य जो है वहाँ पे मिलता है, गिलगामेश काव्य, जो कि हम आगे पढ़ेंगे उसमें, जिसमें सृष्टि के वर्णन के बारे में, पृथ्वी के बारे में लिखा गया है कि धरती किस प्रकार से फली फूली या जो भी है उसके बारे में उसमें वर्णन है। और उसके अंदर भी ये लिखा गया है कि इन काव्य पंक्तियों को सदा याद रखा जाए, यानी जो गिलगामेश महाकाव्य लिखा गया है उसके अंदर लिखा गया है कि इन काव्य पंक्तियों को सदा याद रखा जाए और बड़े बूढ़े लोग इन्हें छोटों को पढ़ाएं। यानी एक तरह से साक्षरता की बात है, या जो है उसकी उस इतिहास को जो है सब लोग सुने समझें और जानें और आगे आने वाली पीढ़ियां भी उसको समझे, इसलिए कि इन काव्य पंक्तियों को याद रखा जाए और बड़े बूढ़े लोग इन्हें छोटों को सुनाएं। ये बात इसमें कही गई थी। बुद्धिमान और विद्वान लोग इसके ऊपर चर्चा करें कि क्या है इस बात में, और पिता अपने पुत्रों के लिए बार बार दोहराएं, यानी पिता भी अपने पुत्रों को ये सारी चीज़ें हैं वो सिखाएं उस काव्य के बारे में। यानी प्रशस्ति जो है राजा या उस मेसोपोटामिया के शहर के बारे में जो लिखा गया था या राजवंशों के बारे में जो लिखा गया था उसका जो है सारा का सारा वर्णन है वो बुद्धिमान विद्वान पिता अपने जो है संतानों सबको सुनाए या इस पर चर्चा करें कि ये एक महत्वपूर्ण विषय है। यहाँ तक कि ग्वालों के कान भी इन पंक्तियों के लिए को सुनने के लिए सदा खुले रहे। ये बात भी कही गई है कि हर व्यक्ति है उसे सुने और उसके बारे में सोचें और उसे याद रखें, क्योंकि ये उस समय की प्रशस्तियों के बारे में जो है वर्णन करता है। या एक तरह से साक्षरता क्या थी, तो साक्षरता वहाँ पे लिखने से ज़्यादा याद रखना और किलाक्षर लिपि होती थी और उसे लिखा जाता था पट्टिकाओं के ऊपर। जो किलाक्षर लिपि जो है अगर हम देखें तो ये जैसे बैल है, बैल को इस तरीके से जो है दर्शाया गया है। वहीं कुछ और चिन्ह है उसमें बताया गया है, अनाज या मछली है उसे इस रूप में बताया गया है, ठीक है। और अगर संख्याएं हैं, कुछ नाव वगैरह है तो उसे इस रूप में बताया गया है। किलाकार जो शब्द होते थे वो इस प्रकार के अक्षर होते थे, नुकीले नुकीले शब्द होने के कारण या खूंटी नुमा इनके आकार होने के कारण इसे किलाक्षर लिपि के नाम से जाना गया है। तो ये थी किलाक्षर लिपि का एक तरीका जो हमारी बुक के अंदर या हमारी पुस्तक के अंदर है वो दिया गया है। अब है लेखन का प्रयोग, कि मेसोपोटामिया के निवासी है वो लेखन का प्रयोग है वो किस प्रकार से करते थे या किस प्रकार से उसका प्रयोग है वो किया गया है, उसको हम समझते हैं। कि शहरी जीवन, व्यापार और कला के बीच के संबंधों को उरुक के एक प्राचीन शासक एनमरकर, ठीक है, उरुक नगर है मेसोपोटामिया का और वहाँ का शासक है एनमरकर, ठीक है, उसके बारे में लिखे गए एक सुमेरियन महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है? सुमेरियन महाकाव्य है। उसका वर्णन है कि मेसोपोटामिया की परंपरागत कथाओं के अनुसार उरुक एक अत्यंत सुंदर शहर था, ठीक है, जिसे अक्सर केवल शहर कहकर ही पुकारा जाता था। सुमेर के व्यापार की पहली घटना को एनमरकर के साथ जोड़ा जाता है। इस महाकाव्य में कहा गया है कि उन दिनों व्यापार क्या होता था, यानी व्यापार के बारे में भी उस महाकाव्य के अंदर बताया गया है। ये कोई नहीं जानता था। एनमरकर अपने शहर के सुंदर मंदिर को सजाने के लिए लाजवर्द और अन्य बहुमूल्य रत्न और धातुएं मंगवाना चाहता था। एनमरकर ने अपने समय में अपने शहर को उन्नत बनाने के लिए, या कह सकते हैं व्यापार वाणिज्य में अनेक चीज़ों का आयात निर्यात होता होगा, तो उसने अपने एक सुंदर मंदिर था उरुक नगर के अंदर, उसे सुंदर बनाने के लिए उसने बहुमूल्य पत्थरों को मंगवाना चाहता था या धातुएं मंगवाना चाहता था, ताकि वो उस मंदिर को अच्छा रूप है वो दे सके। काम के लिए उसने अपना एक दूत अरट्टा नाम के एक सुदूर देश के अंदर भेजा। अरट्टा एक देश हो सकता है पास में मेसोपोटामिया के इलाके की तरफ ही, और एक सुदूर देश के शासक के पास भेजा। दूत ने राजा के आदेश का पालन किया और वह रात में चांद तारों की रोशनी और उनसे सूचित दिशा के अनुसार और दिन में सूरज के बताए मार्ग पर आगे बढ़ता गया। यानी पहले रास्ते खुले नहीं हुआ करते थे, तो जो भी रास्ते यानी बाधाओं को पार करता हुआ जो है दूत है वो अंत में अरट्टा चला गया, या सुदूर देश है वो अरट्टा पहुंचा।
जब वह पहाड़ पर था तो पहाड़ की तलहटी में रहने वाले सूसा नगर के लोगों ने उसे छोटे चूहों की तरह नमस्कार किया, क्योंकि वो शासक एनमरकर का जो है दूत था और वो अनेक बाधाओं को या अनेक रास्तों को पार करता हुआ वो जो है अरटा वहाँ पहुँचा। और इस बीच में एक सूसा नगर भी आया, सूसा जो है शहर आया, और वह जब वो पहाड़ी पर चढ़ रहा था तो उससे उस ऊंचाई का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से वह ऊंचाई से इस शहर को देख रहा था। तो उसे जो है नीचे जो दिखने वाले जो लोग थे वो काफ़ी छोटे छोटे चूहों की तरह है वो नजर आए थे, और उन्होंने दूत को एक तरह से वीआईपी समझकर या विशेष राजा का दूत समझकर उसे नमस्कार भी किया। उसने 5 पर्वतमालाएं, 6 पर्वतमालाएं और अंत में 7 पर्वतमालाएं पार की। यानी एक लंबी दूरी की यात्रा का वर्णन है वो किया जा रहा है इसके अंदर कि दूत किस प्रकार से अनेक बाधाओं को और लंबी यात्रा को पार करके अरट्टा पहुंचा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। दूत अरट्टा के मुखिया से लाजवर्द और चांदी नहीं ला पाया। अब वो अरट्टा के शासक के पास तो पहुंच गया, लेकिन वो जिस उद्देश्य के लिए वो गया था वो उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया। ये लाजवर्द जो आपका शब्द आ रहा है, लाजवर्द, चांदी तो आप सभी समझते हैं, लाजवर्द जो एक बहुमूल्य पत्थर होते हैं जो मूर्तियों की आँखों वगैरह में बनाने के लिए या कुछ विशेष आकार देने के लिए इन पत्थरों का यूज़ है वो हुआ करता है। और उसे बारंबार लंबी यात्राओं के उपरांत खाली हाथ ही लौटना पड़ा। यानी उसने लंबी यात्राएं की लेकिन उसे कुछ हाथ नहीं लगा। इसके बावजूद वह अरट्टा के मुखिया से चांदी प्राप्त करने के लिए उसको उरुक के राजा की ओर से तरह तरह की धमकियां और आश्वासन भी देता रहा। यानी चांदी प्राप्त करने के लिए या जिस उद्देश्य से वो आया था वो अपने उद्देश्य बार बार बताता रहा, लेकिन चूंकि भाषा की समझ अलग थी तो उस शासक को भी समझ में नहीं आया, दूत अपनी बात को नहीं रख सका, और ऐसी स्थिति में उसकी जो है ये इच्छा है वो पूरी नहीं हो पाई या जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाया। अंत में दूत इतना चकरा गया कि अपनी बात को सही तरीके से व्यक्त ही नहीं कर पाया। यानी वो बार बार उसने हर तरीके से समझाने का प्रयास किया लेकिन वो नहीं समझा पाया, और उसका उद्देश्य वहाँ जाना यानी इतनी लंबी यात्रा जो उसने पार की थी वो यात्रा उसकी निष्फल हो गई। उसने एनमरकर के संदेशों को घालमेल कर दिया। यानी एनमरकर ने जो उसे अपनी बात जो कहनी चाहिए थी लेकिन वो उस दूत है उसे प्रकट नहीं कर पाया वहाँ पर। तब राजा एनमरकर ने अपने हाथ से चिकनी मिट्टी की पट्टिका बनाई और उस पर शब्द लिख दिए। यानी दूत जब वापस आया और उसने ये बताया कि वो उस अपने उद्देश्य को सफल नहीं कर पाया तो राजा एनमरकर ने क्या किया, चिकनी मिट्टी की पट्टिका यानी किलाक्षर जो शब्द एक तरह से पट्टिका बनाई जो टैबलेट से कहते हैं, और उसके ऊपर उसने शब्द लिखे। यानी जो उसका उद्देश्य था वो उसने लिखा। उन दिनों मिट्टी पर शब्द लिखने का रिवाज नहीं था। यानी तब तक मेसोपोटामिया के अंदर जो यूनिफॉर्म लिपि या कह सकते हैं किलाक्षर लिपि या मिट्टी की उसका निर्माण नहीं हुआ होगा या वो उसका विकास नहीं हुआ होगा, और मिट्टी की पट्टिकाओं के ऊपर शब्द भी नहीं लिखे जाते थे। यहाँ से हम शुरुआत माने तो किस प्रकार से इसका प्रयोग है वो शुरू हुआ था। तो राजा यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि लेखन का प्रयोग सर्वप्रथम मेसोपोटामिया के अंदर किसने किया था, तो राजा एनमरकर ने सबसे पहले मिट्टी की पट्टिकाओं के ऊपर शब्द लिखने का प्रयास है वो किया था। अब यहाँ पर एक हमारा जो आया है कि दूत जब सूसा जो नगर में चल रहा था पहाड़ी के ऊपर तो उसे छोटे छोटे चूहों की तरह जो है लोगों ने नमस्कार किया। तो यहाँ पे कवि का जो महाकाव्य के अंदर लिखा गया तो कवि के कहने का ये तात्पर्य था कि जब दूत एक बार ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गया तो नीचे घाटी में सभी चीज़ें उसे बहुत छोटी छोटी लगने लगी थी। अब देखो राजा ने क्या किया कि उसने मिट्टी की पट्टिका बनाई और उसके ऊपर शब्द लिख दिए। जब लिखी हुई पट्टिका दूत ने अरट्टा के शासक के हाथ में दी, दूत वापस पहुंचा वहां पर अरट्टा की तरफ और जिस उद्देश्य से उसे भेजा गया था, और उसने अरट्टा के शासक के हाथ में वो पट्टिका दे दी। तो उसने उसकी जांच उच्चरित शब्द कील यानी किलाकार शब्द थे, उसकी जांच की शासक ने, और उसने देखा किलाकार यानी ये शब्द कील नुमा आकृति के बने हुए थे या तीखे शब्द जो है निकले हुए थे, तो किलाकार शब्द थे। उसे देखते ही उसकी त्योरियाँ चढ़ गई। एक बार तो उसे समझ में नहीं आया लेकिन ये उसके लिए एक विशेष बात थी क्योंकि किसी पट्टिका के ऊपर किसी चीज़ के बारे में लिखा गया था यानी शब्द बनाए गए थे, तो उसे देखकर वो भौचक्का रह गया या हक्का बक्का रह गया और उसकी त्योरियाँ चढ़ गई। और पट्टिका पर उसे जब तक समझ में नहीं आया तब तक उस पट्टिका को वो देखता रह गया कि उसमें किस बात का वर्णन है, और अंत में जब उसे समझ में आया होगा तो दूत की इच्छा या जो उसमें एनमरकर ने जो मंगवाया था उसे
सौंप दिया होगा और इस प्रकार से दूत जिस उद्देश्य को लेकर वहाँ आया था, लाजवर्द और चांदी प्राप्त करने के उद्देश्य से, तो जो है अरट्टा के शासक ने उसे ये सारी चीज़ें दे दी होगी। तो इस प्रकार से ये जो है किलाकार जो है लिपि का विकास है वो या प्रयोग है वो एनमरकर ने किया था और इस प्रकार से उसने अरट्टा के शासक के लिए अपना सामान, शासक से अपना सामान मंगवाने के लिए इस प्रकार की लेखनी तैयार की थी। इस घटना को शाब्दिक रूप से सत्य नहीं माना जाना चाहिए। अब इतिहासकार ये कहते हैं कि हम पूर्ण रूप से इसे सत्य तो नहीं मान सकते, लेकिन इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ये जाना जा सकता है, निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मेसोपोटामिया की विचारधारा के अनुसार सर्वप्रथम राजा ने ही और लेखन की व्यवस्था की थी। यानी सबसे पहले शासकों ने ही लेखन व्यवस्था को एक तरह से प्रमाणित करने की कोशिश की होगी, उससे लिखने का जो है कार्य इसको किया होगा और तभी से मेसोपोटामिया के अंदर लेखन कला या यूनिफॉर्म लिपि या किलाकार लिपि का एक तरह से शुरुआत है वो हुई होगी। ये काव्य हमें यह भी बताता है कि लेखन कार्य सूचना करने और दूर दूर भेजने का साधन तो था ही, यानी किसी चीज़ की सूचना देनी या एक तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर खबर भेजना और दूर दूर भेजने का साधन तो था ही, साथ ही उससे मेसोपोटामिया की शहरी जीवन की उत्कृष्टता की झलक भी मिलती है कि मेसोपोटामिया में किस प्रकार से एक तरह से लेखन या लिपि का प्रयोग है वो किया जा रहा था और किस प्रकार से वहाँ पे विभिन्न प्रकार के शब्द है जो है वो लिपिक बनाते थे और किलाक्षर लिपि या यूनिफॉर्म लिपि के माध्यम से अपनी बातों को वो एक दूसरे के सामने रखते थे या सुदूर देशों तक जो है सामान भी मंगवाना होता था, संसाधन मंगवाने होते थे, तब भी इस किलाकार लिपि का प्रयोग है वो होता था। तो इस बात से हमें पता चलता है कि मेसोपोटामिया का जो उरुक शहर था या जो गिलगामेश महाकाव्य के अंदर जो कहा गया है या उसके अंदर एनमरकर के बारे में जो भी लिखा गया है तो वो हम सत्य मान सकते हैं कि शहर विकसित थे। और अगर मंदिरों की बात की जाए तो लाजवर्द और चांदी जैसे बहुमूल्य धातुएं या पत्थर भी मंगवाए जाते थे, तो ऐसी स्थिति में कह सकते हैं कि वहाँ पे सुंदर मंदिरों का निर्माण भी होता होगा। और शासक पढ़ा लिखा होता था तो स्वयं पट्टिकाओं के ऊपर जो है शब्द लिखने का कार्य भी करता था, तो लेखा जोखा भी कह सकते हैं लिखने का काम होता था। विदेशों से व्यापार या संबंध बनाए रखने हेतु भी एक तरह से शाब्दिक लेखन है वो तैयार किया जाता था। तो ये था मेसोपोटामिया के लेखन कला के विकास के बारे में हमने इसमें समझा और जाना। तो आशा करती हूँ आप सबको समझ में आया होगा।